गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और स्टडी की तो बात ही क्या करें, सभी लोगों का बहुत बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, सभी लोग स्टडी पर लगे हुए होंगे और स्टडी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम स्टडी करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में। और दोस्तों अप्लाइड केमिस्ट्री में अभी हमारा बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है बचा हुआ है। ठीक है ना, अभी हमारे जो है लगभग 2 से 3 चैप्टर्स ही कवर हुए हैं, बाकी का जो सिलेबस है अभी डला हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड आपका दोस्तों मैथमेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट हम लोग टोटली कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, आई होप इन सभी का प्रिपरेशन आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। वीडियो सारे डले हुए हैं, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। ठीक है, दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में। और इसमें हमारा दोस्तों चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है वाटर। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है दोस्तों? वाटर। ठीक है, यानी कि जल, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप सब लोगों का कमेंट आता है कि सर टाइम बहुत कम बचा हुआ है, और अब आप लोग क्या करिएगा, केवल केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। ठीक है ना, दोस्तों देखिएगा, मुझे सिलेबस भी कवर करना है और मैं सोच रहा था कि सिलेबस कवर होने के बाद ही आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, जैसे कि मैंने अप्लाइड फिजिक्स में भी आपको प्रोवाइड कराए थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि पहले हम सिलेबस कवर करें और उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन दें। ठीक है ना, दोस्तों अब हम करेंगे क्या, देखिए आपका सिलेबस भी कवर होता जाए और आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते जाएं। ठीक है ना, तो हम यही दोस्तों करने वाले हैं। देखिए जैसा कि ये चैप्टर नंबर हमारा 8 है वाटर। ठीक है, तो हम वाटर की स्टडी करेंगे और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा गौर करेंगे हम लोग केवल और केवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चंस को हम अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है लगभग 2 से 3 वीडियोज़ में जो है कवर होने वाला है। आप लोगों को ध्यान में ये रखना है। देखिए अगर केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर अटेंड हम करेंगे तो जो स्टूडेंट्स जो है इस सब्जेक्ट में कुछ अच्छा करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, तो दोस्तों हम करेंगे क्या कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको तो अटेंड करेंगे ही, और जो छोटी मोटी थ्योरी होगी जो कभी आपकी 1 से 2 नंबर में पूछ ली जाती है, ठीक है, उसको मैं बोल करके आपको समझा भी दूंगा और आपको वो मैं बता दूंगा कि ये आप बुक्स रीडिंग कर लीजिए। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करना, उस हेडिंग को अपनी बुक से जो है अलग से रेड जो है कर लेना। ठीक है, मैं समझा यहाँ पर दूंगा। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम मेरा फोकस रहेगा उन क्वेश्चंस पर रहेगा जो कि आपके एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछे गए। ठीक है, अब आप लोगों को परेशान नहीं होना है और वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिल रहे होंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का जो है सिलेबस कवर कराया जाए। ठीक है, बट दोस्तों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण और टाइम बहुत कम होने के कारण ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी मैंने इतना आप लोगों को करा दिया है कि आप एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा करके आ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो दोस्तों सबसे पहला आपका आता है वाटर। देखिए अब चैप्टर की स्टार्टिंग है तो वाटर हम लोगों को जानना चाहिए कि वाटर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है ना, तो वाटर जो होता है दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि इसका जो सिंबल होता है H2O होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे कि 2 चीज़ें आपकी आ रही हैं। पहला आ रहा है दोस्तों हाइड्रोजन, देन आफ्टर आपका आ रहा है ऑक्सीजन। ठीक है ना, क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, और फिर आपका आ रहा है ऑक्सीजन। तो दोस्तों अगर आपसे कोई वाटर पूछे कि वाटर एक्चुअल में होता क्या है, तो आप बोल सकते हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या चीज़, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 रेशियो दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर ये ऑप्शन में भी पूछा जाता है तो आपको ये टिक करके आ जाना है। ठीक है ना, जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है ये दोस्तों आपस में 1:8, ठीक है, या हम कह सकते हैं 1:8 के रेशियो में आपस में मिल करके दोस्तों किसका जो है निर्माण करते हैं, वाटर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, वाटर सिंबल क्या होगा, H2O, आप लोगों को सभी को पता है। ठीक है, अगर मैं अणु भार की बात करूं, ठीक है, अगर मैं H2O के अणु भार की बात करूं, अगर ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अगर आप लोगों का जो वाटर होता है, ठीक है, तो वाटर का जो अणु भार है ये क्या होगा, तो अणु भार आप कैसे निकालते हैं, तो आपका देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, और ये 2 टाइम्स है तो 2 कर दीजिए, करेक्ट। प्लस इसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 8×2=16 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको ऐड करा तो 18, तो इसका अगर आपसे अणुभार पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा 18, और ये ऑप्शन में कई बार पूछा गया है तो मैंने ये आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो ये बॉर्डर आपका कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको अच्छे से कवर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको जस्ट अभी बताने वाला हूँ, देखिए विथ सॉल्यूशन भी बताएंगे और आपको उसका आंसर भी मिलता जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है कि देखिए वाटर तो है, लेकिन वाटर जो है हमारे पृथ्वी पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम लोगों तक कहाँ जो है कैसे वाटर आता है, और हम लोगों जो है
विद 100% वाटर का कितना परसेंट यूज़ कर पाते हैं, ठीक है ना, कितना परसेंट वाटर कहाँ जाता है, ठीक है, और हमारे पास जो है कुल वाटर का कितना परसेंट हमारे पास आता है। सो इस पर भी एक क्वेश्चन आप लोगों को जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो इसको हम दोस्तों कहते हैं पृथ्वी पर जल का वितरण, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एट अर्थ, ठीक है, या इन अर्थ, आप जो भी कहना चाहें वो, ठीक है ना। सो दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है, तो चलिए मैं एक पाई चार्ट आपके लिए बनाया हुआ हूँ, जो कि जस्ट आपको अपने एग्जाम में भी बना करके आना है, लेकिन उसमें लिखना कैसे है तो मैं आप लोगों को जस्ट अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। सो चलिए देखिए दोस्तों कि जो भी पाई चार्ट आपका बनाया जाता है कि कैसे आपका जो कुल वाटर अपन 100% लेकर के चलते हैं, और जब अपने यहाँ तक पहुँचता है तो कितना परसेंट जो है पानी बचता है, कितना हम फसलों में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कितना हमारा नदी नहर जो है झीलों में रहता है, और ये सारी चीज़ें हमें इस पाई चार्ट के द्वारा सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये पाई चार्ट क्या करना, आप लोग जल्दी से इसको बना लेना, मैं बढ़िया तरीके से इसको समझा दूंगा, ठीक है ना। और ये दोस्तों एग्जाम में आपके कई बार पूछा भी गया है, सो इसको इसके बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा है और बहुत जल्दी ये आपका कवर भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों वही पाई चार्ट है जो कि आपके अपने एग्जाम में जो है पूछा भी जाता है, और आप लोगों को यही बना करके आना है, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है तो ये आपको इस पाई चार्ट की हेल्प से बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ में जो है आएगा, ठीक है ना। यही चार्ट आपको बना करके आना है। इससे होता दोस्तों ये है कि आप जब एग्जाम में जो चीज़ें लिखते हैं और उसके बाद अगर ये पाई चार्ट आप लोग बना करके आ जाते हैं, तो एग्जामिनर को ये सारी चीज़ें इसी पाई चार्ट की हेल्प से देख करके समझ में आ जाती है, यानी कि उसको आपकी थ्योरी पढ़ करके नहीं जो उसको इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो आपकी थ्योरी पढ़े। तो अगर उसको ये पाई चार्ट सही लगेगा तो वो इसी में आपके फुल मार्क्स जो है दे देगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग ये पाई चार्ट बना करके नहीं आते हैं और पूरा का थ्योरी जो है रामायण लिख करके चले आते हैं 1 से 2 पेज का, तो कोई बेनिफिट रहने वाला नहीं है, ठीक है। अगर उसमें कुछ रॉन्ग हो गया तो वहीं पर आपके नंबर जो है कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पाई चार्ट आपको अच्छे से याद रखना है और बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो अगर हम बात करें पृथ्वी पर जल का वितरण, तो पहले ये समझ लीजिएगा कि जो पृथ्वी है इस पर एक्चुअली में जल कितना है। तो दोस्तों इस पर जो है रैंडमली माना जाता है, ठीक है, 100% तो कोई चीज़ होती नहीं है। तो पृथ्वी पर जो जल है दोस्तों वो 1 अरब 40 घन किलोलीटर आपका पानी क्या है बताया जाता है, ठीक है। ये साइंटिफिक जो है रीजंस हैं आप लोगों के कि जो है पृथ्वी यानी अर्थ पर आपका 1 अरब 40 घन किलोलीटर जो है पानी क्या है अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इसी वाटर को हमने क्या कर लिया 100% क्या है एज्यूम कर लिया, ठीक है। यानी कि हमने कुल वाटर जो है कंसीडर कर लिया कि ये आपका जो वाटर होता है कुल वाटर 100% है, कितना है 100%, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों ये 100% जो वाटर है आपका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों जो आपका कुल 100% पानी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। 2 पार्ट कैसा, पहला पार्ट तो ये आपका जो सी होंगे आपके समुद्र वगैरह होंगे वहाँ पे, और दूसरा जो आपका ताज़ा पानी मिलने वाला है उसमें, ठीक है। अब देखिए ये कैसे 100% दोस्तों जो आपका पानी था उसमें से जो 97%, या देखिए कहीं कहीं आपको 97.5% भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी 100% का 97.5%, ठीक है। ये तो आप लोग समझते हैं। ये अगर मान लीजिए 100 लीटर पानी है तो 100 लीटर में से 97 जो लीटर पानी है वो यहाँ समुद्र में है, ठीक है, और बाकी का जो 3% वो आपका यहाँ पर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों जो 100% पानी है उसका 97% जो पानी आप लोगों का है वो कहाँ है, समुद्र वगैरह में। समुद्र का मतलब खारा पानी है जिसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, बहुत बहुत ज़्यादा नमकीन है, ठीक है। उसको अगर हम पी ले तो हमारी डेड भी हो सकती है, राइट। सो आपका 100% पानी का जो 97% पानी, या मैं कहूँ 97.5% पानी है वो आपका समुद्र वगैरह में है जो कि खारा है। तो अब इस पर आपको थ्योरी लिखनी है तो आप लोग लिख देंगे थोड़ा बहुत, ठीक है ना, कि आपका जो है 100 का 97% पानी समुद्र वगैरह में है जो कि पीने योग्य नहीं है, बहुत अधिक खारा होने की वजह से ये पिया नहीं जा सकता, ठीक है। और अदर वर्क में भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, नहाएंगे तो स्किन पर क्या हो जाएगा, वाइट वाइट टाइप का आपका लेयर्स जो है आपका जम जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी रीजन्स हैं जो कि आप लोग लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद जो मैंने कहा कि 3% जो पानी है वो आपका ताज़ा पानी है, ठीक है। ताज़ा पानी का मतलब ये है जिसे आप यूज़ में ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब मैंने जैसा कि यहाँ आपको बता दिया कि 97% आप लोग ले सकते हैं या फिर 95% आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग लेकर के चलेंगे 97.5%, कितना लेके चलेंगे 97.5%, ठीक है। अब जब 100% का 97.5% यहाँ इन्वेस्ट कर दिया तो बाकी का कितना बचा 2.5%, कितना बचा 2.5%, ठीक है ना। चलिए अगर देखिए 97 लेकर के चलेंगे तो फिर यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। और अगर आप लोग 97.5% लेकर के चलेंगे तो फिर यहाँ 2.5% बचेगा, ठीक है। तो अब दोस्तों ये तो समझ में आ गया कि 97.5 का इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। वो तो समुद्र में है, खारा पानी है जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद जो बचा हुआ 2.5% पानी है आप लोगों का, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे हो रहा है देखिए समझिएगा दोस्तों। 2.5% पानी में से जो आपका 1% है वो आपकी नदी, झील,
नल और तालाब, जो कूप वगैरह, जो कुएँ आपके हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। रिवर्स हो गई आपकी जो झील है, जो आपके हेड पंप्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो भी आपके पॉन्ड हो गए, तालाब हो गए, इन सब में इस 2.5% का जो है 1% पानी आता है। तो भैया यहाँ से 1.5% कहाँ चला गया दोस्तों? 1.5% जो पानी है वो ध्रुवीय बर्फ की टोपियाँ या आपके ग्लेशियर, ग्लेशियर तो आप सभी लोग जानते हैं ना, जो बर्फ की बड़ी बड़ी टोपियाँ बन जाती हैं, ठीक है ना, वही आपकी ग्लेशियर होता है। जमा हुआ जो पानी है आपका वो ग्लेशियर में चला जाता है, ठीक है ना, यानी कि वो जमा हुआ, जस्ट उसका हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो जो 2.5% पानी बचा हुआ था आपका 100% में से, उसका दोस्तों 1.5% ध्रुवीय बर्फ की टोपियाँ जो ग्लेशियर्स हम लोग कहते हैं वहाँ इन्वेस्ट हो गया। देन आफ्टर बचा आपका केवल 1% पानी, ठीक है। इस 100% में से कितना पानी बचा आपका? केवल 1% पानी बचा, जो कि दोस्तों कहाँ है आपका? जो कि नदियों में है, झीलों में है, नलों में है, तालाब में है, कुएँ हैं आप लोगों के, ठीक है ना, जो आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ आपका केवल 1% पानी बचा हुआ है 100% पानी का, ठीक है। दोस्तों इसमें भी देखिए क्या होता है, जो 1% पानी है आपका नदी, झील, नल, तालाब, कुआँ वगैरह, तो उसमें से भी हम लोग देखिए कुछ तो यूज़ करते हैं पीने वगैरह में, और कुछ हम लोग देखिए फार्मर्स वगैरह जो होते हैं वो आपका खेती करने में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ट्यूबवेल्स वगैरह आपके लगे हुए हैं, तो यहाँ से क्या है, इनका यूज़ होता है, ठीक है। आपका जो भी नदियाँ हैं वहाँ से आप लोगों का सिंचाई होता है, ठीक है। तो इसका जो दोस्तों 1% है, उस 1% का भी 60% आपका कहाँ चला जाता है? खेती वगैरह में चला जाता है, ठीक है ना। जो फार्मिंग करते हैं उसमें आपका 60% इन्वेस्ट हो जाता है। कितना? 60% पानी जो है आपका इन्वेस्ट हो जाता है। देन बचा आपका 40%। कितना बचा? 40% पानी। और यही 40% पानी हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों पीने में, डेली लाइफ में। सोचिएगा 100% पानी का 40%, और वो भी इसका 40% नहीं, इस 1% का 40%, ठीक है। और उसी पानी को हम लोग अच्छे से यूज़ नहीं करते, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। लगना है हम लोगों को 1 लीटर, इन्वेस्ट करते हैं 10 लीटर पानी। सोचिएगा पानी का हमें बचत करना चाहिए या उसको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए आप लोग इस पाई चार्ट के हिसाब से कि अगर आपका कुल 100% वाटर है, और 100% वाटर का अगर आपका यहाँ पर ही 97.5 जो है चला गया समुद्र वगैरह में, बचा है केवल 2.5% पानी, और उसका भी 1.5 ग्लेशियर वगैरह में बना हुआ है। देन आफ्टर बचा आपका 100 में से 1% पानी, ठीक है। यानी कि 100 लीटर पानी में से आपके पास यहाँ पर आ रहा है केवल 1 लीटर पानी। कितना? 1 लीटर पानी, यानी कि 1000 ml। और उस 1000 ml में से भी 60 आपका जो यहाँ से 600 ml है दोस्तों वो खेती वगैरह में जा रहा है, और जो 400 ml है वो आपका कहाँ पर, यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है दोस्तों आपका पीने में। तो सोच लीजिएगा कि आपका जो वाटर है कितना कम है, तो हमें पानी बचाना चाहिए या आपका इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इस पाई चार्ट की हेल्प से बहुत कुछ आप लोग समझे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, बस आपको इस पर फोकस करना है, ठीक है। और आप बहुत सारी चीज़ें इस पर बना करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि जो है आप अर्थ पर यानी कि पृथ्वी पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन यानी पानी का जो वितरण है वो समझाइएगा एक पाई चार्ट के द्वारा, ठीक है। तो अगर 2 नंबर का है तो आप पाई चार्ट बना करके आ सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आगे आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। और अगर आपका 5 नंबर में आता है तो ये पाई चार्ट आपको स्टार्टिंग में ही बना देना है। देन आफ्टर जो थ्योरी आपको आ रही होगी वो थ्योरी आप लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका पाई चार्ट के द्वारा जो है वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ पर यानी पृथ्वी पर आपका हो गया। 100% कुल वाटर है, जिसमें से 97.5% आपका समुद्र में चला जाता है, खारा पानी है, और जो 2.5% है वो आपका ताज़ा पानी होता है, ठीक है। और उस ताज़े पानी का यूज़ जो है हम लोग यहाँ नदी नाला, नदी जो हो गया, झील, नल, तालाब, कुएँ वगैरह, यहाँ आ जाता है उसका 1%, और जो बचा हुआ 1.5 है वो जम जाता है, यानी ग्लेशियर की टोपियाँ वगैरह ये सारे आपके बन जाते हैं, ठीक है। और इस 1% का जो पानी है उसमें से हम 60% जो है फार्मिंग में यूज़ करते हैं, खेती पे यूज़ करते हैं, और जो आपका बचा हुआ 40% है वो हम लोग पीने में यूज़ करते हैं, नहाने में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। नहाने पीने में तो बहुत कम, उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, अर्थ पर कैसे होता है, कैसे हमारे यहाँ तक पानी आता है, और हम पानी का कितना % यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब बात यहाँ पर दोस्तों ये आती है सेकंड बात। देखिए यहाँ पर आपका जो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन ही आपकी जो है एग्जाम में ये आता है, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या है तो देखिए सुनिएगा दोस्तों। आपने वाटर के बारे में तो पढ़ा, लेकिन वाटर भी तो दो तरीके का होता है, एक आपका सॉफ्ट वाटर, एक आपका हार्ड वाटर, ठीक है ना। तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये आपका थ्योरेटिकली है, आप चाहें तो इसको
ईजिली जो है समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वाटर आपको बता दिया कि वाटर आपका दो तरीके का होता है। ठीक है, पहला तो होता है दोस्तों सॉफ्ट वाटर यानी कि मृदु, या फिर हम जैसे कोमल जल कहते हैं, क्या कहते हैं, कोमल जल। और दूसरा होता है कठोर जल यानी कि आपका हार्ड वाटर। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको थोड़ा सा समझिएगा कि ये क्या होता है। दोस्तों इसको एक टेस्ट के द्वारा देखा जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, साबुन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, साबुन ले लेते हैं। तो जब साबुन के साथ दोस्तों हम लोग आपका सॉफ्ट वाटर और आपका हार्ड वाटर, ये दोनों वाटर्स को यूज़ करते हैं, तो होता क्या है कि जो सॉफ्ट वाटर होगा वो आपका साबुन के साथ ईजिली झाग देने लगेगा। ठीक है, यानी जो साबुन हम लगा रहे हैं, मतलब हम लोग कपड़े वॉश कर रहे हैं, तो अगर हम लोग दोस्तों सॉफ्ट वाटर के साथ धो रहे हैं तो हम लोगों का जो साबुन है वो क्या होगा, ईजिली आपका झाग देने लगेगा, जल्दी झाग देने लगेगा। ठीक है ना, और आपका जो कठोर जल होगा वो झाग नहीं देगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या होगा, आपका झाग जो है नहीं देगा। ठीक है ना, तो ये आपकी पहचान होती है सॉफ्ट वाटर और आपका हार्ड वाटर की। यही आपको लिख करके आपके एग्जाम में आ जाना। अगर आपका आता है कि कोमल जल क्या होता है, कठोर जल क्या होता है, यानी कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है, तो आप लोग सॉफ्ट वाटर में क्या लिखेंगे, ऐसा वाटर जो क्या होता है, साबुन के साथ बहुत जल्दी झाग देने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है आपका कोमल यानी सॉफ्ट वाटर होता है। और हार्ड वाटर की हम लोग बात करें तो हार्ड वाटर क्या होता है दोस्तों, आप लोगों का जल जब इसको क्या होता है तो साबुन के साथ आप लोग रिएक्ट कराते हैं या हम कपड़े वगैरह धोते हैं, तो ये क्या है, ईजिली झाग नहीं देता है। ठीक है ना, तो ये कठोर जल आपका हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये दो चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और भी सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप लोग इसमें लिखना चाहें, देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, देखिए मैं बताता जाता हूँ, प्लीज़ करके अभी आपको नोट करना होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों आप लोगों की, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। ठीक है, अब वाटर हार्ड क्यों होता है, तो वो तो फिर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी प्रोसेस जो होती हैं, ठीक है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो सॉफ्ट वाटर है, ये हार्ड वाटर आपका जो है, ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है ना, और भी आप बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जो कठोर वाटर होता है दोस्तों, इसको जो आपका खारा पानी होता है ना, वही आपका ये हार्ड वाटर में आ जाता है, जिसका यूज़ हम लोग पीने में भी कर लेते हैं। ठीक है ना, और अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों आपका कोमल यानी सॉफ्ट वाटर में क्या है, ये प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, जो हार्ड वाटर होता है इसमें आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो यानी प्रवाह करा सकते हैं। ठीक है ना, प्रवाह इसलिए करा सकते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें आपका जो कैल्शियम होगा, जो मैग्नीशियम होगा, इसकी जो है आयन्स इसमें घुले रहेंगे। ठीक है ना, इसमें सल्फेट आयन होगा, ठीक है ना, क्लोराइड आयन होगा, बाइकार्बोनेट आयन होगा। सो इसके कारण क्या होता है, आपका फ्लो कर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होगा फ्लो कर जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद कर लेना कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो आपका हार्ड वाटर में हो जाता है, जबकि सॉफ्ट वाटर में नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2 से 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, जो कि आपको ऐड करके अपनी थ्योरी में आ जाना है अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। ठीक है, और अगर यहाँ से पूछेगा तो ज़रूर आपका जो है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको सॉफ्ट वाटर समझ में आ गया होगा और आपको हार्ड वाटर जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझिएगा कि जो हार्ड वाटर है ये हार्ड क्यों होता है और जो सॉफ्ट वाटर है वो सॉफ्ट आपका क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं हार्ड वाटर की ओर, कि जो वाटर हार्ड है ये होता क्यों है। ठीक है ना, यानी जल कठोर है तो होता क्यों है ये। ठीक है, तो इतना चीज़ पहले आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग मूव करते हैं आगे। और दोस्तों अगर आप लोग सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो ये हैंड रिटन्स मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में क्या क्या डिफरेंस होगा वो आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, जो कि मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताए हुए हैं। ठीक है ना, तो सॉफ्ट वाटर साबुन के साथ अधिक और शीघ्रता से झाग देता है, मैंने बता दिया, जबकि हार्ड वाटर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, जो दोस्तों आपका सॉफ्ट वाटर होगा इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की लवण नहीं होंगी, जैसा कि मैंने बता दिया था अभी आपको कि इसमें आपके आयन नहीं होते हैं, जबकि हार्ड वाटर में होते हैं। इसमें होने के कारण ही तो आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, अगर इसमें होती तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना चाहिए था, तो इसमें ये नहीं होते, इसमें आपके होते हैं। ठीक है, अब जब इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण नहीं होंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा आपका जो है इसमें फ्लो नहीं होगा, जबकि आपका हार्ड वाटर में होने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपकी फ्लो कर जाती है। तो ये 2 से 3 पॉइंट्स आपको याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं दोस्तों कि जो वाटर है हार्ड क्यों होता है और उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आप लोगों को हेडिंग लगा लेना है दोस्तों, यहाँ से जल्दी से, जल की कठोरता। क्या हेडिंग लगा लेनी है दोस्तों, जल की कठोरता। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप लोगों को प्लीज़ करके इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। जल की कठोरता दोस्तों, इसको हम कहेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है ना, हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, और थोड़ा सा स्पीड में भी मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि टाइम दोस्तों हमारे पास उतना नहीं बचा हुआ, और मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम आपका केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स का हेल्प मैं आपको कर दूँ। ठीक है, इसके बाद जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल हो गया, इसमें तो बिल्कुल भी अभी हमारा स्टार्टिंग ही नहीं हुआ है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपके मैं 3 से 4 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा कम्युनिकेशन स्किल में, जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल का, जिसमें आपको दोस्तों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल पार्ट जो है दिया
गया है, तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जल की कठोरता यानी हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो दोस्तों इसी कठोरता के कारण ही जल आपका जो है हार्ड होता है यानी कठोर होता है, ठीक है। जो हमने अभी हार्ड वाटर पढ़ा हुआ था ना, तो वही आपका दोस्तों जो है उसका रीजंस होता है, क्योंकि हार्डनेस होने के कारण वो जल आपका जो है क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है यानी कि कठोर हो जाता है, ठीक है। अब ये समझते हैं दोस्तों कि ये जो आपका हार्डनेस होता है ये एक्चुअली में होता क्यों है, यानी वाटर में ऐसा क्या चीज़ आ जाता है कि ये आपका जो वाटर है हार्ड हो जाता है यानी कठोर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं दोस्तों इस चीज़ को। तो दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है, जो वाटर है दोस्तों उसमें आपका जो कैल्शियम होता है और जो मैग्नीशियम होता है, मैंने दो दो शब्द बोले आपके सामने, नोट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दो टर्म्स की वजह से आपका ये थ्योरी जो है बनता है, और अगर आपको ये टर्म्स ही पता नहीं होंगे तो फिर आप इसमें कुछ भी याद नहीं कर सकते। आपको दो टर्म्स याद रखना है, केवल कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम। दो टर्म्स आपको याद रखना है बस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम बोले तो Ca और मैग्नीशियम बोले तो Mg, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो दोस्तों जो जल होता है, जो वाटर होता है, वो कठोर क्यों होता है, वो आपका कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम की जो सॉल्ट होते हैं, क्या चीज़, सॉल्ट, यानी कि जो लवण होते हैं, ठीक है, उनके जल में घुले होने के कारण, उनके जल में घुले होने के कारण जो वाटर होता है वो आपका कठोर होता है, हार्ड होता है, ठीक है ना। किसके कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्ट, सॉल्ट को हम बोलते हैं दोस्तों लवण। बस आपको इतना लिख देना है, एग्जाम में आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। क्या लिखना है, तो जल है, जल कठोर क्यों होता है, तो जल में आप लोगों का कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, इन दोनों के लवण यानी कि सॉल्ट घुले होने के कारण, ठीक है। सो ये जल क्या हो जाता है, आपका कठोर हो जाता है। अब ये समझिए कि सॉल्ट में क्या क्या आ जाएगा, लवण में क्या क्या आ जाएगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। लवण में देखिए आपका पहला आ जाएगा क्लोराइड, पहला आ जाएगा दोस्तों क्लोराइड आयन यानी कि Cl माइनस, ये ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड। देन आफ्टर सल्फेट, क्या क्या चीज़ आ जाएगी इसमें, सल्फेट SO4-2, SO4-2, ये आपका सल्फेट आ गया, ठीक है। और अगला है बाइकार्बोनेट। बस तीन आपको केवल यहाँ सॉल्ट याद करने हैं, इसके अलावा कोई भी आपको यहाँ पर याद नहीं करना है। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, देखिए जिन स्टूडेंट्स ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने ये कवर नहीं करी हुई हैं उनको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़ना, ठीक है ना। और जिनका कवर हो चुका है अगर वो सोचें तो इन्हें एज अ रिवीजन के रूप में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लोराइड Cl माइनस, सल्फेट SO4-2 और बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 माइनस। तो ये तीन की तीन सॉल्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, ठीक है ना। तो जल की जो कठोरता है वो क्यों होती है, उसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, जिसमें क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन और आपका बाइकार्बोनेट आयन के घुले होने के कारण जो जल में कठोरता होती है, ठीक है। अब किस आयन के कारण कौन सी कठोरता होगी, तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अगर केवल ये पूछा है कि जल में कठोरता होने का क्या कारण है, या जल में कठोरता क्यों होती है, या जल की कठोरता क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आपको बस इतना लिख देना है कि जल की कठोरता जो होती है, जल में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, जिसमें क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन, इन सब के कारण जो है जल की कठोरता होती है, ठीक है ना। इनके घुल जाने के कारण जल हार्ड हो जाता है यानी कि कठोर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये साबुन के साथ बहुत टाइम बाद और बहुत ही कम झाग जो है देता है, ठीक है। तो ये आपकी जल की कठोरता होती है यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर होती है। तो आई होप ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। इन दो के कारण आपका जो है क्या हो जाता है दोस्तों, आपका वाटर जो है हार्ड हो जाता है, इनके सॉल्ट घुल जाते हैं यानी कि क्लोराइड। अब कहने का मतलब ये है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। इस तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं के घुले होने के कारण जल जो है क्या हो जाता है, आपका हार्ड हो जाता है, ठीक है। और आपका जो है वाटर जो होता है साबुन के साथ आपका बहुत टाइम बाद और बहुत ही कम जो है आपका जहाग दे देता है, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों ये तो था वाटर की आपकी कठोरता, ठीक है, यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर। अब इसके टाइप्स भी हैं एंड वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जल की कठोरता क्या होती है मैंने ये बता दिया, देखिए 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों आप लोगों को देखना है कि जल की कठोरता के प्रकार कितने होते हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत बहुत बार आपका जो है पूछा गया है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज यहाँ पर आप लोगों को नहीं होना है। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से जो है इसको समझाने वाला हूँ। तो चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए अब हम समझ रहे हैं दोस्तों जल की कठोरता के टाइप, यानी कि हार्डनेस कितने टाइप की आपकी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर देखिए लिख रहा हूँ हार्डनेस, ठीक है, यानी कि कठोरता, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। हार्डनेस ये 2 टाइप का होता है, कितने टाइप का,
दो टाइप का होता है दोस्तों। इन्हीं आयंस के कारण ये हार्डनेस आपका जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। अब किस आयंस के कारण कौन सी कठोरता होगी, तो चलिए वो हम लोग यहाँ नीचे समझते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया कि हार्डनेस आपका दो तरीके का है। पहला स्थायी कठोरता, पहला होता है दोस्तों स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट आपका हार्डनेस, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, परमानेंट हार्डनेस। देखिए अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझते हैं, ठीक है। हार्डनेस बोले तो कठोरता, और ये दो तरीके का, स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस, और दोस्तों दूसरा होता है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता यानी कि दोस्तों इसे हम लोग बोलेंगे टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। क्या बोलेंगे, टेम्पररी हार्डनेस। स्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस, और जो अस्थायी कठोरता होगी उससे हम बोलेंगे टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं स्थायी कठोरता और आपका अस्थायी कठोरता होता क्या है। तो अगर आपको हार्डनेस समझ में आ गया तो आपको स्थायी और अस्थायी यानी कि परमानेंट और टेम्पररी ये दोनों हार्डनेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। स्थायी कठोरता और आपका अस्थायी कठोरता। तो मैंने हार्डनेस जैसा कि आपको बताया था कि जो हार्डनेस होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की लवण, जिसमें कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इन्हीं सब सॉल्ट्स के कारण आपका जल की कठोरता होती है, यानी कि वाटर हार्ड होता है, ठीक है। अब स्थायी कठोरता में दोस्तों कौन कौन से आपके जो है सॉल्ट आने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। जो स्थायी कठोरता होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की सल्फेट और क्लोराइड आते हैं, केवल सल्फेट और क्लोराइड लिए जाएंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लोराइड और सल्फेट आयन के कारण, ये सॉरी आपका लवण के कारण जो आपकी हार्डनेस होगी वो आपकी परमानेंट हार्डनेस होगी। क्या क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ध्यान दीजिए कैल्शियम और मैग्नीशियम इन दोनों के क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, और दूसरा मैंने बता दिया सल्फेट आयन, यानी कि आपका SO4 - 2, ठीक है। तो स्थायी कठोरता किसके कारण होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण तो होगी, इनके सॉल्ट के कारण तो होगी, लेकिन सॉल्ट कौन कौन लेगा, सॉल्ट हम लेंगे क्लोराइड और सल्फेट, दो तरीके के सॉल्ट ही हम लोग लेंगे जब हम परमानेंट हार्डनेस को देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको लिख देना है अपने एग्जाम में, जब आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे, स्थायी कठोरता जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। ये दोस्तों अलग अलग भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्थायी कठोरता हो सकता है कैल्शियम अकेले के कारण हो सकता है मैग्नीशियम अकेले के कारण हो, या हो सकता है दोनों के कारण हो जाए, ठीक है ना। ऐसा बॉर्डर भी तो हो सकता है जिसमें आपका कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों आ जाए, और हो सकता है एक भी आए, ठीक है। लेकिन दोनों में से एक जरूर होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो जो स्थायी कठोरता है वो कैसे लिखेंगे, स्थायी कठोरता कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, या आप कह दीजिए दोनों के सल्फेट और क्लोराइड, ठीक है, इन लवणस के जल में घुले होने के कारण जो कठोरता होती है उसे हम लोग परमानेंट या स्थायी कठोरता कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अस्थायी की बात करें तो अस्थायी में कौन सा आपका लवण बचा हुआ है, केवल बाइकार्बोनेट। तो बस ये आपका डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो गया, टेम्पररी हार्डनेस यानी कि अस्थायी कठोरता। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये जो कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण तो होगी, लेकिन कौन सा लवण होगा, बस केवल बाइकार्बोनेट HCO3-, ठीक है। तो ये आपका बाइकार्बोनेट के कारण होता है। तो इसमें भी आप लोग लिख दीजिएगा बस कि जो ये आपका अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट की, किसकी, बाइकार्बोनेट के जल में घुले होने के कारण होती है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए जो अस्थायी कठोरता होती है, जो टेम्पररी हार्डनेस होती है, इसको दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉयल करके यानी कि उबाल करके दोस्तों दूर कर सकते हैं। यानी अगर वाटर में आपकी टेम्पररी हार्डनेस है यानी अस्थायी कठोरता है, तो इसको आप क्या करिएगा, गर्म कर दीजिएगा, और बस आपका जो ये हार्डनेस है दूर हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। कैसे दूर होगा, अगर यही आपका कठोरता वाटर में ऐड है, वाटर में आपका है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना होगा दोस्तों, वाटर को गर्म कर देना है, और गर्म करने पर जो ये आपकी हार्डनेस है ये क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें दो रिएक्शंस आपको पढ़नी है, मैं दो रिएक्शंस आपको बता देता हूँ दोस्तों। किसके बारे में, दो रिएक्शंस में आपको बता रहा हूँ, टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या क्या बता दिया आपको, हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस के टाइप, और हार्डनेस के टाइप में स्थायी और अस्थायी यानी कि परमानेंट और आपका टेम्पररी बता दिया, ठीक है। अब ये कठोरता भी जो दूर की जाती होगी ना, अगर बॉर्डर में ये कठोरता है, ये हार्डनेस है, तो इसको कैसे दूर करते होंगे ये भी तो समझना है। तो हम आज समझेंगे टेम्पररी, इसमें केवल दो छोटी छोटी हेडिंग है, लेकिन जो दोस्तों परमानेंट होती है ये आपका उबाल करके दूर नहीं किया जा सकता, तो इसको हमें
अदर प्रोसेस से जो है गुजरना पड़ता है, जैसे जियोलाइट या परम्यूटेड विधि होती है, आयनन बिन में रेजिन विधि होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। सो ये तो काफ़ी लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि वो जो मेथड है काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो उन्हें हम कल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अस्थायी कठोरता को हम उबाल करके कैसे दूर करते हैं, और एक मेथड होता है दोस्तों क्लार्क विधि। क्या चीज़? क्लार्क विधि। तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझना है। चलिए, तो दोनों को मैं अच्छे से समझाता हूँ, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जो अस्थायी कठोरता होगी उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट लिया जाएगा, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये चीज़ आपकी वाटर में ऐड रहेगी, तभी आपका टेम्पररी हार्डनेस होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारा अस्थायी कठोरता होगी, यानी कि टेम्पररी हार्डनेस होगी, उसको हम दूर कैसे करेंगे। तो दो मेथड है, पहला उबाल करके और दूसरा एक मेथड आता है क्लार्क विधि। तो इसको अच्छे से समझना है दोस्तों, कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना। देखिए, उबाल करके कैसे दूर करेंगे। अब देखिए, हमारा वाटर है, और वाटर में क्या चीज़ आ गया, हमारा वाटर में हमारा आ गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो इसको दूर कैसे करना है, ठीक है। तो वाटर में हमारा क्या आ चुका है, देखिए आपका आ चुका है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि इसी के कारण ही तो आपका अस्थायी कठोरता होता है। तो देखिए, आपका वाटर ये रहा, और वाटर में आपका आ चुका ये सारी चीज़ें, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, या फिर आप लोगों का मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ों के कारण ही तो आपका अस्थायी कठोरता होना है। तो दोस्तों, इसको हम करते क्या हैं, उबाल देते। देखिए, ये वाटर में ऐड है, तो जब वाटर को हम लोग बॉयल करेंगे, यानी कि हम लोग गर्म करेंगे, तो यहाँ से होगा क्या दोस्तों, यहाँ से आपका अलग हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए ये रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी होगी। और जो भी दोस्तों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, वो आपका उड़ जाएगी। देन आफ्टर जो वाटर बचेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका सॉफ्ट वाटर रहेगा। कौन सा वाटर रहेगा, सॉफ्ट वाटर। इसी तरीके से इसको जब हम हीट देंगे, गर्म करेंगे, उबालेंगे, तो यहाँ से मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, यानी कि MgCO3। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड होगी वो आपका उड़ जाएगा, और बचेगा आपका केवल सॉफ्ट वाटर। तो ये रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस में लेनी पड़ेंगी, तभी आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये उबाल करके होता है प्रोसेस। देखिए, ये आपका क्या है, वाटर में ऐड है ना, तभी तो आपका टेम्पररी हार्डनेस है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जैसा कि मैंने बता दिया, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर क्लोराइड और सल्फेट नहीं होगा, क्योंकि ये आपका परमानेंट हार्डनेस नहीं है, ठीक है। आपका क्या है, टेम्पररी हार्डनेस है। चलिए, अब हम समझते हैं दोस्तों क्लार्क मेथड को। तो क्लार्क मेथड क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या करना होता है कि दोस्तों, जो भी आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट और जो भी आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रहेगा, ठीक है, इनको हमें अलग करना है वाटर से। तो दोस्तों, इसमें हम करते क्या है, क्लार्क अभिकर्मक का यूज़ करते हैं। देखिए, क्लार्क मेथड को हिंदी में भी क्लार्क मेथड ही कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लार्क अभिकर्मक का यूज़ करते हैं दोस्तों। जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस। ये आपका क्लार्क अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, क्लार्क अभिकर्मक, ये आपको ध्यान देना है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, इनकी रिएक्शंस करा देते हैं, यानी वाटर में इसको डाल देते हैं और हीट इसको दे देते हैं, यानी गर्म इसको हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, यानी वाटर में तो ये आपका पहले से परमानेंटली उसमें डाला हुआ है, क्योंकि आपका क्या है, ये आपका आपका दोस्तों टेम्पररी हार्डनेस है। तो वाटर में जो आपका हार्डनेस हो रहा है, टेम्पररी हार्डनेस जो हो रहा है, अस्थायी कठोरता जो हो रहा है, वो इन्हीं के कारण तो हो रहा है। मतलब ये वाटर में पहले से ऐड है, अब इनको हटाना है, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका यूज़ करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो इसको हमने वाटर में डाल दिया, हीट दे दी, यानी कि हमने क्या करा, गर्म कर दिया। देखिए, ये दूसरा मेथड है, ये पहला मेथड है जो सिंपली आप गर्म करेंगे तो आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दूसरा मेथड अगर क्लार्क मेथड से देखा जाए, तो आप लोग अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसमें ऐड कर देंगे, तब भी जो आपका हार्डनेस है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। अब दूर कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर होगा क्या आप लोगों का, जो आपका यहाँ पर देखिए है कैल्शियम आपका बाइकार्बोनेट, जो आपने ऐड करा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से दोस्तों आपका बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ से आपका बन जाता है H2O। क्या बन जाता है, H2O। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से अलग हो गया। इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग होगा। क्या अलग होगा, यहाँ पर आप लोगों का मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग होगा, करेक्ट। और आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग होने के बाद यहाँ से आपका कैल्शियम कार्बोनेट भी अलग होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस आपका जो वाटर है वो बच जाएगा आपका सॉफ्ट वाटर, ठीक है। अब इनको आपको बैलेंस कर लेना है दोस्तों। बैलेंस कैसे करेंगे, चलिए हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर कैल्शियम आपका 2 टाइम आ रहा है। देखिए, कैल्शियम 1 1 2, ये 2 लगा दिया, तो कैल्शियम 2 टाइम हो गया, ठीक है। और कार्बोनेट दो बार था, तो 2 बार वो भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, अब हाइड्रोजन अगर काउंट करा जाए, तो 2 and 2 यानी कि 4 टाइम। कितने टाइम, 4 टाइम। तो यानी कि 2 यहाँ पर लगाना पड़ेगा।
तो अब देखिए बैलेंस आपका ये जो है रिएक्शन हो चुका है कि नहीं हो चुका। देखिए बैलेंस आपको करना है, मैंने प्रोसेस आपको बता दिया कि कैसे ये प्रोसेस आपकी होगी। इसी तरीके से यहाँ समझते हैं, यहाँ पर क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम एक बार है तो यहाँ पर मैग्नीशियम एक बार हो गया, कैल्शियम एक बार है, कैल्शियम यहाँ पे एक बार है। लेकिन हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम जो आपका है यहाँ पे कितना टाइम है, एक बार, वो हो चुका है। ठीक है, हाइड्रोजन में अगर बात करूँ तो हाइड्रोजन है 2 और यहाँ से 2 यानी 4 बार। यहाँ पे कितना बार है, 2 बार, तो यहाँ पे 2 और लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपका बैलेंस आपका जो है रिएक्शन से हो चुका है। आप इसको मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आपका जो है ये क्लार्क मेथड जो है ये प्रोसेस आपका होता है। करना क्या होता है, जो भी दोस्तों आपने वाटर है, आपका वाटर है, वाटर में अगर आपका क्या है टेम्पररी हार्डनेस है तो एक्चुअल में उसमें होगा क्या, आपका कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होगा, यानी कि ये होगा या फिर ये होगा। इसी को तो दूर करना है, तो करना क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसमें ऐड कर देना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइए, इसमें डाल दीजिए और इसको यहाँ से गर्म कर दीजिए। तो होगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से ये बन जाएगा और आपका वाटर निकल करके यहाँ बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जब मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो तो आपको यही प्रोसेस दोहरानी है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा और फिर आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन के यहाँ जल बन जाएगा। और ये जो जल है यही तो आपका सॉफ्ट वाटर है, ये आपका सॉफ्ट वाटर है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको दोनों की दोनों अच्छे से याद करनी है। ठीक है, बैलेंसिंग आप दोस्तों जो है देख लेना, मैं एक बार फिर से मैच कर देता हूँ। देखिए कैल्शियम यहाँ पे आपका 2 बार है, 1 2, ये 2 बार मैंने कर दिया। अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन देखिए यहाँ पे कितनी बार हो गया, कार्बन आपका यहाँ से 2 बार है। देखिए कार्बन यहाँ से 2 बार है, यहाँ पे कार्बन 2 बार है, करेक्ट। ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 3 6 और 2 8। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऑक्सीजन देखिए 3 दूना 6 और 2 8। चलिए सही है, ये बैलेंस है पहला वाला। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा देखिए मैग्नीशियम तो एक बार था, ये हो गया। कैल्शियम एक बार है, कैल्शियम एक बार हो गया। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देखिए 2 और 2 4, यहाँ पे 2 और 2 4। ठीक है, इसके बाद अगर आपका ऑक्सीजन देखा जाए तो 3 दूना 6 और 2 8, यहाँ पर 8 बार है। यहाँ पर देखिए 8 बार है, 3 और 3 6 और यहाँ आगे से 2 8। चलिए ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, तो ये भी आपका पूरा का पूरा बैलेंस है। ठीक है ना, तो ये होता है दोस्तों आपका अस्थायी कठोरता दूर करने की मेथड। तो अस्थायी कठोरता क्या होती है, जिसमें क्या हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या घुला हो, बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव, ये घुला हो, तब वो आपका अस्थायी कठोरता होता है। और स्थायी कठोरता में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन होते हैं। तो वो मेथड जो हम लोग कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करेंगे उसको दूर करने के लिए, तो वो दोस्तों हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये रिएक्शन से छोटी छोटी सी रिएक्शन है, अब ये आपको प्रैक्टिस में लेनी होगी, क्योंकि आप लोग जो है बचपन से ये सारी चीज़ें पढ़ते चले आए हैं। ठीक है ना, तो पहला मेथड था कि हम ये जो आपका टेम्पररी हार्डनेस है इसको उबाल करके दूर कर सकते हैं, तो उबाल करके हमने इसको दूर कर दिया। ठीक है ना, और दूसरा मेथड था क्लार्क मेथड, तो क्लार्क मेथड से हमने इसको जो है दूर कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये दोनों प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये इनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं दोस्तों, और जो मैंने बोला है वो वही आपको लोगों को क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका क्लार्क मेथड हो गया, और ये आपका उबाल करके, और ये किसके लिए यूज़ की जाती है, ये यूज़ की जाती है आपकी अस्थायी कठोरता के लिए। ठीक है, अब जो आपका अस्थायी कठोरता है इसमें कौन कौन सी प्रोसेस हम लोग यूज़ की जाएंगी वो हम कल डिस्कस करेंगे, जिसमें से दोस्तों आपका जियोलाइट या परम्यूटेड विधि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आपका आता है आयनन विनिमय रीजन विधि, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये दोस्तों हम कल के लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी मेथड्स होती हैं। अब देखिए मैं केवल अब दोस्तों फोकस कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर। ठीक है ना, तो अब आपको करना क्या होगा, खुद से भी आपका जो है बुक्स रीडिंग करना होगा। ठीक है ना, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिलेबस पूरा, अब उसमें ये होता है कि सिलेबस का पूरा पार्ट होने की वजह बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कवर करा जाए। ठीक है ना, सो मैं वो भी नोटिस करता जाऊँगा आप लोगों के लिए, जो आप एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हैं और जो इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहते हैं वो तो मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है ना, सो अगर एग्जाम में पेपर बहुत अच्छा आता है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जो है अच्छी तरीके से वहाँ पर मिलेंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से इनको करना है। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों यहीं पे रखते हैं। देखिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया। ठीक है, सो वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो बिल्कुल, अगर पसंद आए तो लाइक करिए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियोस बहुत जल्दी आपको मिलते रहेंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है प्लीज़ करके पढ़िएगा, और एक्स्ट्रा में जो भी आपके कॉलेजेस वगैरह से हेल्प मिली हुई है तो वो भी पढ़ते रहिए। ठीक है ना, चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।